नमस्कार बच्चों। लास्ट लेक्चर पर हम लोग नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्सी एसिड्स को पढ़ रहे थे और फास्फोरस के 7 ऑक्सी एसिड्स हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है ना। चलो ऑक्सी एसिड्स को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। जो 3 ऑक्सी एसिड थे जो राइट साइड लिखे थे 312, दैट मीन्स H3PO2, 313 H3PO3, 314 H3PO4। अक्सर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 निकालते जाओ यार, कितना आसान है। दिस इज +5। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स एंड ऑक्साइड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होना चाहिए? H3PO4। आप जानते हैं ट्राई बेसिक है, ये डाई बेसिक है, ये मोनो बेसिक है। ये सबसे वीक एसिड होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। अकेला ऐसा केस जो उस रूल को फॉलो नहीं करता, और रूल क्या था? एसिडिक स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ट्राई बेसिक है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होना, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर गलत है। अब इसको और समझते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको समझाती है कि एसिडिक स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के, और स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी हम सब जानते हैं कि ये एक H+ रिमूव कर सकता है। ज़रा इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, कुछ ऐसा बनेगा। इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाओ, ये डाई बेसिक है, 2H+ को रिमूव कर सकता है। ये ट्राई बेसिक है, ये 3H+ को रिमूव कर सकता है। कुछ ऐसा बन जाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ। चार्ज डेंसिटी निकालते हैं, ये माइनस रेजोनेंस में, चेक करो। तो अगर मैं कहूँ कि इसमें फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन में कितना है, तो चार्ज है -1 दो जगहों पर। तो एक जगह चार्ज कितना आया? -0.50। यहाँ पर देखो, ये वाला माइनस भी रेजोनेंस में है और ये वाला माइनस भी रेजोनेंस में है। तो 2 माइनस 3 जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पर आ जाएगा -2/3, दैट मीन्स -0.67। यहाँ पर ऑक्सीजन में फॉर्मल चार्ज निकालो, तीनों माइनस रेजोनेंस में है, मतलब 3 माइनस चार्ज 4 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 जगह। तो एक जगह कितना आएगा? -0.75। अब देखो, यहाँ ऑक्सीजन पे सबसे कम चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पे ज़्यादा चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पे और ज़्यादा चार्ज। तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, ऑक्सीजन पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम। क्लियर? ये एक तरीका है, मतलब इसका जो एसिड होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। यहाँ देखो, फॉर्मल चार्ज कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इसके एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, बात सही है। ये माइनस अंडरगोस रेजोनेंस, यहाँ पर भी ये माइनस अंडरगोस रेजोनेंस, लेकिन इस रेजोनेंस को ये वाले माइनस का रेजोनेंस अपोज कर रहा है। ये कह रहा मैं रेजोनेंस में जाऊंगा, ये कह रहा नहीं मैं रेजोनेंस में जाऊंगा। तो इस रेजोनेंस को ये वाला रेजोनेंस अपोज कर रहा है, तो हम लोग इसे बोलते हैं क्रॉस रेजोनेंस। क्रॉस रेजोनेंस। यहाँ पर भी देखो, ये माइनस रेजोनेंस में, लेकिन इस रेजोनेंस को ये अपोज करेगा, ये बोलेगा मैं भी जाऊंगा, ये बोलेगा मैं भी जाऊंगा। तो ये इन दोनों का रेजोनेंस इस रेजोनेंस का अपोज कर रहा है। हेयर इज आल्सो क्रॉस रेजोनेंस। समझा कि नहीं समझा? समझा। तो दो तरीके, यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्पर्सन होगा, यहाँ डिस्पर्सन कम हो जाएगा चार्ज का, यहाँ डिस्पर्सन और कम हो जाएगा चार्ज का, यहाँ चार्ज डेंसिटी कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा। इस वजह से सबसे स्ट्रॉन्ग होता है H3PO2, देन H3PO3, देन सबसे वीक H3PO4। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर है। तो ये एक्सेप्शनल केस है। होना चाहिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड इसको, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ये है। इक्विवेलेंट वेट की बात करूँ तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर होता है बेसिसिटी, बेसिसिटी इसकी 1 है। इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर, बेसिसिटी 2। इसका इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर 3, बेसिसिटी 3 है इसके। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले H3PO2 कैसे बनेगा? क्या कैसे बनेगा? H3PO2 देखो कैसे बनेगा। आपको याद है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, वाइट फास्फोरस जो हमारा था, वाइट फास्फोरस, अगर आपको याद हो तो वो अल्कली में डिसॉल्व हो जाता था, अंडरगोस डिस्प्रपोर्शनेशन, ये मैंने आपको सिखाया है। क्लियर? ये बनाता था H2PO2 माइनस प्लस PH3, दिस इज 0, दिस इज फास्फोरस +1, दिस इज -3।
इसे हाइपोफॉस्फाइड बोलते हैं, समझ गए ना, हाइपोफॉस्फोरस एसिड का एनायन हाइपोफॉस्फाइड। तो एक काम करो, ये अल्कली को बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज करो प्लस H2O, तो ये बेरियम का हाइपोफॉस्फाइड बन जाएगा BaH2PO2 का होल ट्वाइस प्लस PH3। पूछ लेता है कभी इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, दिस इज 0, दिस इज -3। बेरियम हाइपोफॉस्फाइड, इस बेरियम हाइपोफॉस्फाइड में H2SO4 डाल दो, सॉल्ट का एसिडिफिकेशन कर रहे हैं, एसिड बन जाएगा H3PO2 प्लस BaSO4। यस, आ गया हमारा H3PO2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस रिएक्शन को। समझे कि नहीं समझे? समझे। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। H3PO2 की बात करें तो H3PO2 मुझे लगता है कि इट इज़ ये सभी वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, वीक मोनोबेसिक एसिड, बेसिसिटी 1 है ना, मोनो बेसिक एसिड, बेसिसिटी 1। इसका मतलब है कि H3PO2 सिर्फ एक H+ को रिमूव कर सकता है, बाकी 2 H एसिडिक H नहीं है, ये हाइपोफॉस्फाइट आयन कहलाता। दैट मीन्स कि अगर इसे कंप्लीट न्यूट्रलाइज होना है तो एक H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक OH- मतलब एक NaOH सफिशियंट है, NaH2PO2 प्लस पानी, ये सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कहलाएगा और ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है। हाइड्रोजन होने के बावजूद ये न्यूट्रल सॉल्ट है क्योंकि हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये दोनों रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, इस वजह से इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये कई कंपाउंड्स को रिड्यूस करेगा, AgNO3 प्लस H3PO2 प्लस पानी। ध्यान से देखते जाओ, Ag कहाँ है +1 पर, ये क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट, सिल्वर को रिड्यूस करके कहाँ लेके जाएगा, 0 पर, और तो कोई ऑप्शन है नहीं उसके पास, 0 ही जाएगा। ये खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है, +1 से +4 +5 पे जाएगा, H3PO4 +5, ये नाइट्रेट और हाइड्रोजन यहाँ से HNO3 बना लेगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा, क्यों? क्योंकि इसके पास 2 रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। ये कहानी हो गई H3PO2 की। अगली कहानी आएगी H3PO3 की। H3PO3 कैसे बनता है जरा देखो, जब हम लोग P2O3 में पानी डाल देते हैं, याद है ना आपको, P2O3 इसका अनहाइड्राइड है, तो ये बनता था H6P2O6। ये क्या है बेसिकली, दिस इज H3PO3। या फिर PCl3 में पानी डाल दो, PCl3 में पानी डालो, जरा ध्यान से देखो ये क्या हो रहा है, ये है H3PO3 अगेन प्लस 3HCl। आहे कि नको आहे? आहे। कोई कन्फ्यूज़न है किसी को यहाँ तक? नहीं, क्लियर। अगर ये पूछा जाए ये कैसा एसिड है, तो ये इट इज़ आल्सो अ वीक मोनोबेसिक नहीं है, ये डाइबेसिक एसिड है। डाइबेसिक मतलब बेसिसिटी कितनी, 2, दैट मीन्स ये 2 H+ को रिमूव कर सकता है। पहला H+ स्टेप बाय स्टेप प्रोटॉन से रिमूव होते हैं, H2PO3-, ये प्राइमरी, ये फास्फोरस एसिड है, ये प्राइमरी फॉस्फाइट कहलाएगा। इसने एक H+ रिमूव किया, एक और H+ रिमूव कर सकता है, तो टोटल 2 H+ गए, ये सेकेंडरी फॉस्फाइट कहलाएगा। लेकिन अब इस हाइड्रोजन को रिमूव नहीं कर सकता है क्योंकि इसकी बेसिसिटी सिर्फ 2 है। मतलब इसे अगर न्यूट्रलाइज कराना है तो 1 मोल NaOH लेंगे तो इसका एक H+ जाएगा, बनेगा NaH2PO3। मुझे लगता है कि ये एसिडिक सॉल्ट होगा क्योंकि अभी भी इसके पास एक प्रोटॉन है, यहाँ 2 प्रोटॉन थे, एक ही तो गया, एक प्रोटॉन अभी और है, और न्यूट्रलाइज कराओ, 2 मोल Na, 1 मोल NaOH और यूज़ करो, इट विल फॉर्म Na2HPO3 प्लस H2O बन जाएगा, उससे मतलब नहीं। ये जो सॉल्ट है ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा। कौन सा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल। क्लियर हुआ इतना? ठीक। अगली कहानी, ये जो HPO3 है ना, HPO3 हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज मतलब डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। यहाँ पर इट डिसप्रपोर्शनेट ऑन हीटिंग, रेडॉक्स में ये रिएक्शन बैलेंस करते हैं हम लोग। H3PO3 फास्फोरस +3 है, अगर आप इसे हीट करेंगे तो डिसप्रपोर्शनेट होगा, +3 से ऊपर जाएगा 5 जाएगा, H3PO4 +3 से नीचे जाएगा -3 पे जाता, PH3। समझ रहा है इतना? ठीक है।
तीसरा, थर्ड, H3PO4 पढ़ेंगे, H3PO4 फास्फोरिक एसिड या फिर इसी का दूसरा नाम आर्थोफास्फोरिक एसिड। थोड़ा और जल्दी करते हैं, फास्फोरिक एसिड या फिर आर्थोफास्फोरिक एसिड। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, P2O5 में पानी डाल देते हैं। ये P2O5 का ही P2O5 अनहाइड्राइड है इसका, तो P2O5 में पानी डाल दो, ये बनाएगा H6P2O8। इसका मतलब है ये 2H3PO4। या फिर PCl5 की हाइड्रोलिसिस कर दो, PCl5 की हाइड्रोलिसिस करो तो भी बनता है H3PO4 प्लस HCl। और अगर यहाँ PCl3 लिया तो H3PO3 बनेगा, PCl5 H3PO4। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। आगे की कहानी आप जानते हैं कि इट इज़ अ वीक ट्राइबेसिक एसिड, मतलब स्टेप बाय स्टेप 3 प्रोटॉन्स को रिलीज करेगा। अगर हम केमिकल आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो पहले एक H+, फिर दूसरा H+, प्लस तीसरा H+, 3 प्रोटॉन रिमूव होंगे। कंप्लीट न्यूट्रलाइज करने के लिए 3 मोल NaOH चाहिए। कितने मोल? 3 मोल NaOH चाहिए। अब आगे मत लिखो। अब इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसका हीटिंग इफेक्ट। क्या है? हीटिंग इफेक्ट। ये जो H3PO4 है ना, नाम बोलो, आर्थोफास्फोरिक एसिड। आर्थोफास्फोरिक एसिड को जब हम 250 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं तो इसके 2 मोल ले लो H6P2O8 से एक पानी हटाओ तो ये बनेगा H4P2O7। आर्थो कन्वर्ट हो जाता है पायरो पे। कितने पे? 250 पे। लेकिन अगर तुमने टेम्परेचर और बढ़ाया, 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए, तो पायरो मेटा में कन्वर्ट हो जाता है, ये HPO3 बनाता है। मेटा याद है? HPO3। क्लियर हुआ इतना? 6 प्लस पानी। या फिर इसी को 250 पे हीट ना करो, इसको डायरेक्ट 600 पे हीट करो तो भी ये HPO3 प्लस पानी बनाएगा। मतलब 250 पे हीट करने पे पायरो बनता है और 600 पे हीट करने पर मेटा बनता है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। हीटिंग इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इसे हम रेड हीट करेंगे, रेड हीट, तो फिर ये अपना अनहाइड्राइड बना लेता है। अनहाइड्राइड, इसका अनहाइड्राइड कौन होता है? P2O5। ऊपर देख रहे हैं ना यार, इसका अनहाइड्राइड कौन है? P2O5 प्लस और क्या बनेगा? पानी बनता है। क्लियर? तो ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। 250 डिग्री पे पायरो, 600 डिग्री पर मेटा, और रेड हीट करने पर वो अपने अनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो ये कहानी खत्म हो गई ऑक्सी एसिड्स की। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड्स हो गए, फास्फोरस के हो गए। आर्सेनिक के अगर ऑक्सी एसिड्स की बात करेंगे तो 2 ऑक्सी एसिड्स बनते हैं, H3ASO3 और दूसरा H3ASO4। सेम वे पर एंटीमनी के भी बनते हैं, H3SbO3 एंड नेक्स्ट वन इज H3SbO4। बस इतना ही पढ़ना है हमको। ये ऑक्सी एसिड्स हो गए। इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। इस परिवार का जो पहला सदस्य है नाइट्रोजन, ध्यान से सुनते जाओ, वो अपने परिवार से अलग बिहेवियर शो करता है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जैसी नहीं होती। क्यों? इसके कई सारे रीजन है। पहला, इसका साइज सबसे कम है, स्मॉल साइज है। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है अपने परिवार में, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। एज वेल एज इसके पास डी ऑर्बिटल्स उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं उपलब्ध है? डी ऑर्बिटल्स उपलब्ध नहीं। इस वजह से ये एनॉमलस बिहेवियर शो करता। समझे इतना? ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? अब क्या क्या एनॉमलस बिहेवियर शो करता है तो मैं बोलता जाता हूँ, लिखूंगा नहीं, आप पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। ठीक है, ध्यान से सुनते जाओ, मैं बोलता हूँ। नाइट्रोजन गैस है, बिल्कुल सही बात है। बाकी सब क्या है? सॉलिड है। पहला डिफरेंस आया, पहला एक्सेप्ट अलग बिहेवियर आया। नाइट्रोजन गैस है, बाकी सब सॉलिड है। दूसरा, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक होता है, बाकी सब टेट्रा एटॉमिक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरी बात, नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड्स नहीं बना सकता क्योंकि डी ऑर्बिटल्स नहीं है, बाकी सब पेंटा हैलाइड्स बना सकते हैं। क्या क्या हुआ? गैस है, बाकी सब सॉलिड है। ये डायटोमिक है, बाकी सब टेट्राएटॉमिक है। ये पेंटा हैलाइड्स नहीं बना सकता, बाकी सब पेंटा हैलाइड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देखो,
इसका हाइड्राइड जो होता है वो अमोनिया है। अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन बाकी सब के हाइड्राइड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट देखो क्या है, नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है छोटा साइज की वजह से। पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन बाकी सब का साइज बड़ा होता है तो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं कर सकते हैं। समझ में आया इतना? ठीक है। अगला देखो, नाइट्रोजन अपने कंपाउंड्स में वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कहाँ से कहाँ तक? -3 से लेके +5 तक। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? नाइट्रोजन। कहाँ से कहाँ तक? -3 से +5 तक। बाकी सब नहीं शो करते। अगला देखो, ऐसे ही डिफरेंस है, बस समझते जाओ। अगला, नाइट्रोजन का एक हैलाइड NF3 ये स्टेबल और नॉन एक्सप्लोसिव है। बाकी सब कैसे थे याद करो, ट्राई हाइलाइट में पढ़ाया था। NF3 को छोड़कर बाकी सब अनस्टेबल और क्या बोलते हैं एक्सप्लोसिव होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन के अलावा बाकी सब के हाइलाइट्स स्टेबल होते हैं और क्या बोलते हैं नॉन एक्सप्लोसिव होते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि NF3 स्टेबल है, बाकी NX3 अनस्टेबल एज वेल एज एक्सप्लोसिव है। नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी जितने ट्राई हाइलाइट्स हैं, ये M क्या है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के ट्राई हाइलाइट्स, वो सभी स्टेबल होते हैं एंड दे आर नॉन एक्सप्लोसिव। नॉन एक्सप्लोसिव। समझ में आया? छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। 8वां पॉइंट देखो, नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता क्योंकि अपना ऑक्टेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सभी जो हैं वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, वो सभी क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये एनॉमलस बिहेवियर हुआ नाइट्रोजन का। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड डी ऑर्बिटल्स ना होने की वजह से नाइट्रोजन अपने परिवार से अलग बिहेवियर शो करता। नाइट्रोजन गैस है, बाकी सब सॉलिड है। नाइट्रोजन डायटोमिक है, बाकी सब टेट्राएटॉमिक है। नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइट नहीं बना सकता, बाकी सब पेंटाहाइलाइट्स बनाते हैं। नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता, बाकी नहीं करते। नाइट्रोजन पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है साइज छोटा होने की वजह से, बाकी नहीं कर सकते। नाइट्रोजन वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अपने कंपाउंड में फ्रॉम -3 to +5, बाकी सब नहीं कर सकते। नाइट्रोजन का एक हाइलाइट स्टेबल है, बाकी सब अनस्टेबल और एक्सप्लोसिव है, जबकि बाकियों के हाइलाइट्स स्टेबल और नॉन एक्सप्लोसिव है। 8वां पॉइंट, नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सब जो है वो अपने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद नाइट्रोजन फैमिली का जो फर्स्ट कंपाउंड हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन गैस। डाइनाइट्रोजन गैस कौन सी होती है? N2। इसका एक नाम और है, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज एजोट। क्या बोलते हैं इसको? एजोट भी बोलते हैं। डाइनाइट्रोजन गैस N2 एजोट। क्लियर? चालू करते हैं। प्रिपरेशन देखो, इसके प्रिपरेशन के कई सारे मेथड हैं, उसमें से पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, फ्रॉम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है N2 गैस। लिक्विड एयर, एयर को लिक्विफाई कर दिया गया है। अब एयर के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन होते हैं? N2 और O2। इनको लिक्विफाई कर दिया गया। जरा इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात कर देते हैं। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 77.2 केल्विन और ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 90 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, इसका मतलब कि मैं इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डिस्टिलेशन। डिफरेंस कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई करना पड़ेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अप्लाई करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपराइज हो जाएगा, N2 वेपराइज हो जाएगा विद सम इम्प्योरिटी ऑफ ऑर्गॉन। अब एयर में तो ऑर्गॉन भी होती ना, नोबल गैसेस भी होती 1% बाई वॉल्यूम, तो ऑर्गॉन भी साथ में वेपराइज हो जाता है। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब प्योर नाइट्रोजन यहाँ से ऑब्टेंड नहीं हुई। अगर प्योर नाइट्रोजन ऑब्टेंड नहीं हुई है तो फिर प्योर नाइट्रोजन के लिए हम करेंगे क्या? तो प्योर नाइट्रोजन के लिए दूसरा मेथड देखो। अब एक ही मेथड में तो सब नहीं मिल सकता ना। दूसरा मेथड फॉर प्योर नाइट्रोजन। प्योर नाइट्रोजन कैसे मिलता है कि जब हम किसी मेटल के, छोटे छोटे रूल लिखता हूँ मैं, किसी मेटल के अजाइड को हीट कर दो। अजाइड क्या होता है? N3-। मेटल के अजाइड को हीट कर दो तो हमें प्योर नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
विच अमंग द फॉलोइंग गिव्स प्योर नाइट्रोजन गैस? मेटल का आजाइड, बेरियम का आजाइड ले लो, Ba2 + N3 माइनस मतलब BaN3 का होल ट्वाइस, हीट करो, नाइट्रोजन गैस मिलेगी प्लस आपको मेटल मिल जाएगा, मेटल सॉलिड। नाइट्रोजन वेपराइज हो जाएगी, ये सॉलिड रहा, ये वेपराइज, तो प्योर ही तो मिलेगी मुझे। सोडियम आजाइड फार्मूला होता है NaN3, किसी भी मेटल के आजाइड को अगर आप हीट करते हैं तो मेटल सॉलिडिफाई हो जाएगा, प्योर नाइट्रोजन गैस हमें मिल जाएगी। तीसरा देखो, थर्ड वन इज अ लैब मेथड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन गैस के प्रिपरेशन का लैब मेथड देखो क्या होता है। हम लोग NaNO2 को NH4Cl नानो2, पढ़ो इसको, नानो2 NaNO2 सोडियम नाइट्राइट को अमोनियम क्लोराइड के साथ जब हीट करते हैं, हीट नहीं करते, सिर्फ ट्रीट करते हैं, मिक्स करते हैं, तो NH4NO2 बनता है और NaCl बनेगा। अब ये हमारे काम का है, मैं ये पढ़ा चुका हूँ आपको पहले भी, जब N2O पढ़ाया था नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तभी से हीट कराया था। इसका नाम है अमोनियम नाइट्राइट, नाम संगा अमोनियम नाइट्राइट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। इस अमोनियम नाइट्राइट को क्या करो, हीट करा दो, तो दो N2 आ जाएगा प्लस 2H2O, तो ये है लैब मेथड। अगर यहाँ पर 3 हुआ NH4NO3 तो यहाँ N2O आ जाता था, पुरानी रिएक्शन है। क्लियर है? तो ये लैब मेथड है। लैब में किसको हीट करने पर N2 गैस मिलती है, तो आप बताएंगे अमोनियम नाइट्राइट को हीट करने पर, अमोनियम नाइट्राइट को हीट करने पर N2 गैस मिलती है। अमोनियम नाइट्राइट कैसे बनता है, ये सामने लिखा हुआ है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ओके। नेक्स्ट आता है चौथा मेथड, जिसका नाम है वोल्केनो प्रोसेस। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, वोल्केनो प्रोसेस। ये एक हाईली एक्सप्लोसिव प्रोसेस होता है, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज वोल्केनो प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, अमोनियम के डाइक्रोमेट को, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ये भी पूछता है, विच अमंग द फॉलोइंग डाइक्रोमेट रिलीज N2 गैस ऑन हीटिंग, नाम है अमोनियम डाइक्रोमेट, हीट करो N2 गैस मिलती है। कौन सी गैस मिलते हैं, N2 गैस। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। प्लस क्रोमियम अपना ऑक्साइड बनाएगा Cr2O3, और ये ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है, अगर इसको हीट करेंगे तो O2 गैस रिलीज ही होगी। बैलेंस नहीं किया मैंने, O2 गैस का रिलीज होना तय है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं, ओके। तो कितने मेथड हो गए अभी तक? 4। कौन कौन सा? पहला फ्रॉम लिक्विड एयर, दूसरा फॉर प्योर नाइट्रोजन, तीसरा लैब मेथड, चौथा वोल्केनो प्रोसेस। सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, पांचवा प्रोसेस। पांचवा प्रोसेस कुछ ऐसा है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अगर हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन करें तो ध्यान से देखो जरा, अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, ऑक्सीडाइज करके हम इसे नाइट्रोजन में लेके जा रहे हैं, तो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए होंगे। कौन चाहिए होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऐसे हमारे पास 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जिनकी हेल्प से अमोनिया को ऑक्सीडाइज करके हम नाइट्रोजन में ले जा सकते हैं। कितने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? 6। नाम लिखता हूँ, पहला O2, दूसरा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, नाम नहीं लिख सकता मैं, जगह नहीं इतनी। तीसरा NaOCl, नाम होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्योंकि ये हाइपोक्लोरस एसिड का सोडियम सॉल्ट है। नेक्स्ट वन इज KMnO4। नेक्स्ट वन इज हैवी मेटल ऑक्साइड, हैवी मेटल ऑक्साइड। हैवी मेटल ऑक्साइड में हम लोग CuO, कॉपर का ऑक्साइड, या PbO यूज कर सकते हैं। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइलोजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइलोजन मतलब Cl2 एंड Br2। I2 यूज नहीं करना है यहाँ पर, स्मॉल अमाउंट ऑफ Cl2 और Br2। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक एक रिएक्शन को देख लेते हैं इस पर। ठीक है, पहले O2 वाली रिएक्शन देखो, O2 वाली, और यही सेम रिएक्शन अमोनिया नाम के टॉपिक में मिलेगी। अमोनिया में, ये अमोनिया नाइट्रोजन का प्रिपरेशन है, अमोनिया की प्रॉपर्टी है। तो जरा पहले रिएक्शन देखो, अगर NH3 का ऑक्सीडेशन O2 से करते हैं तो N2 बनेगा, सही बात है। हाइड्रोजन है, पानी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। बैलेंस करना है, बैलेंस कर दो, N2 और यहाँ 3, हेयर विल बी 3/2। लेकिन अगर हम पुरानी रिएक्शन, इसी रिएक्शन में यहाँ कैटलिस्ट PT यूज कर ले, टेम्परेचर 1100 केल्विन, तो रिएक्शन बदल गई थी। फिर यहाँ पर NO बना था, NO + H2, और याद करो मैंने याद कराया था, ऐसा करो 4 5 4 6,
ये रिएक्शन कहाँ पर यूज होती है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस में यूज होती है। तो N2 भी बन सकता है नॉर्मली, और अगर कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर सुटेबल कर दिया तो NO भी बन सकता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, NH3 प्लस ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा, खुद को रिड्यूस कर लिया CaCl2 में, नेसेंट ऑक्सीजन ने इसको ऑक्सीडाइज किया N2 में, और हाइड्रोजन की वजह से पानी आया। नेक्स्ट देखो, NH3 प्लस NaOCl, सेम रिएक्शन NaCl प्लस N2 प्लस H2। समझ रहे इतना? कोई डाउट है किसी को? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैवी मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, ये देख लो एक बार पूरा, छाप लो। नेक्स्ट देखो, NH3 प्लस CuO, अब Cu +2 पर है तो खुद को रिड्यूस करेगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, हाइड्रोजन है पानी आएगा, हाइड्रोजन है पानी आएगा। समझ रहे हैं? छोटी छोटी सी रिएक्शंस हैं जो ध्यान देने लायक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल अमाउंट ऑफ Cl2 और Br2, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। NH3 जब रिएक्ट करता है Cl2 के साथ, ये कई बार पढ़ते हैं और कई बार पूछा गया है रिएक्शन। Cl2 का स्मॉल अमाउंट रखना है, मतलब मैं अमोनिया को एक्सेस में ले सकता हूँ, ठीक है? तो N2 तो बनेगा, बना दो N2, और यहाँ से बनेगा 6H और 6Cl, 6HCl। HCl एसिड है, अमोनिया एक्सेस में है, तो ये एसिड और अमोनिया बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, NH4Cl बन जाएगा, दोनों को जोड़ दो। क्लोरीन ने NH3 को ऑक्सीडाइज करके N2 पे भेजा, HCl बना, HCl एसिड है, NH3 बेस होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, जोड़ दो, ये बना 2NH3, 2 नहीं 6 2 8 NH3 प्लस 3Cl2, फॉर्मेशन होगा N2 प्लस 6 NH4Cl, और ये प्रोडक्ट तब आए जब NH3 एक्सेस में है, मतलब Cl2 लिमिटेड अमाउंट में या स्मॉल अमाउंट में है तो N2 गैस बनी। अब इसका उल्टा करो, अभी NH3 एक्सेस में लिया था, अब हम लोग Cl2 को एक्सेस में लेंगे। किसको एक्सेस में लेंगे? Cl2 को एक्सेस में। डिफरेंस आ गया रिएक्शन में। अगर Cl2 एक्सेस हुआ मतलब क्लोरीन ज़्यादा हुआ तो क्लोरीन सारे के सारे हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, NCl3 बनाएगा, प्लस 3H यहाँ से और 3Cl यहाँ से, 3HCl यहाँ आ जाएंगे, और ये HCl फिर से NH3 से न्यूट्रलाइज नहीं होंगे क्योंकि NH3 लिमिटेड है, कम है, ख़त्म हो गया होगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस में तो ये हो गया ना, तो देखो अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं। अगर अमोनिया एक्सेस में तो N2 और NH4Cl बनता, और अगर क्लोरीन एक्सेस में, दिमाग में बात डालो, Cl2 एक्सेस तो ज़्यादा Cl वाला बनेगा, NCl3 प्लस HCl, तो ये डिफरेंस आया दोनों रिएक्शन में। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन को एक बार देख लो। इसमें हम अमोनिया का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अमोनिया का क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन, टू प्रिपेयर नाइट्रोजन गैस। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा, ये तो प्रिपरेशन हो गया सारा, अब आते हैं प्रॉपर्टीज में, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज पर। प्रॉपर्टीज, मैं इस रिएक्शन में फिर से जाता हूँ। ये दोनों रिएक्शंस छोटा छोटा डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों रिएक्शंस छोटा छोटा डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है इन पर बेस्ड। और NCl3 के बारे में हम जानते हैं, ये एक्सप्लोसिव होता है। क्या होता है? एक्सप्लोसिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। ये जो नाइट्रोजन गैस है ना, ये केमिकली इनर्ट है। केमिकली क्या है? इनर्ट है। जो इम्पोर्टेंट है वो लिखता हूँ। अब बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर छोड़ूंगा कि ये नॉन पॉइजनस है, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर में एनिमल्स सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि वो सांस नहीं ले सकते, चोकिंग प्रॉपर्टी होती है ना, निक्टोजेंस। केमिकली इनर्ट क्यों है? इसके दो रीज़न है। पहला, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा, कोई भी पोलैरिटी नहीं है, नो पोलैरिटी, इस वजह से N2 इज ऑलमोस्ट केमिकली इनर्ट। समझ में आया इतना? ठीक। दूसरी बात, इट इज़ यूज्ड एज अ
रेफ्रिजरेंट, ये कैसे यूज़ किया जाता है? रेफ्रिजरेंट। जो लिक्विड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने लिक्विड नाइट्रोजन is also named as या also known as क्रायोजेन। लिक्विड नाइट्रोजन का एक नाम है, क्या बोलते हैं हम लोग इसे? क्रायोजेन बोलते हैं। समझ में आया इतना? क्लियर? और अंडर द नेम ऑफ क्रायोजेन इट इज़ यूज्ड इन मेडिकल फील्ड, मतलब मेडिसिन में यूज़ होते हैं, मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। कहाँ पर यूज़ किया जाता है? मेडिसिन। क्लियर हुआ? ठीक है। लास्ट प्रॉपर्टी देखो, रिएक्शन विद नाइट्रोजन की रिएक्शन CaC2 के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब CaC2 रिएक्ट करता है N2 के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सुन रहा है ना तू? सुनता जा। CaC2 जब रिएक्ट करता है N2 के साथ तो फॉर्मेशन करता है CaCN2 प्लस C का। CaCN2 प्लस C का ये जो मिक्सचर है ये नाइट्रोलिम कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नाइट्रोलिम? CaCN2 प्लस C, ये एक ब्लैक कलर का मिक्सचर होता है जिसे हम यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोलियम क्या है? CaCN2 प्लस C है। CaCN2 का नाम क्या है? इसका इंडिविजुअल नाम क्या है? इसका नाम है कैल्शियम साइनामाइड। वेरी इंपॉर्टेंट नाम, पढ़ो क्या लिखा हुआ है नाम? कैल्शियम साइनामाइड, याद रखना इसको, कैल्शियम साइनामाइड। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। नाइट्रोजन के बाद जो दूसरा कंपाउंड है इस टॉपिक का, उसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है? अमोनिया। पहला N2 पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ेंगे? NH3 पढ़ेंगे। अमोनिया का प्रिपरेशन देखो, यार मुंह दर्द करने लगा चिल्ला चिल्ला के। चलो देखो, अच्छा प्रिपरेशन देखो, प्रिपरेशन, पहला प्रिपरेशन, कुछ मेथड बताता हूँ। कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो संसार में, संसार का कोई भी अमोनियम सॉल्ट, अगर आप उसकी रिएक्शन बेस के साथ करते हैं तो ऑलवेज NH3 गैस रिलीज होगी। कौन सी गैस रिलीज होगी? NH3। ये रूल है, नहीं तो मैं खुद भूल सकता हूँ इन चीज़ों को, ठीक है? छोटे छोटे रूल, जैसे NH4Cl, मैंने कहा इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करो, बिल्कुल सही। यहाँ से NH3 जाएगा, अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद बेस NH3 प्लस NaCl प्लस H2O, यस बन गया NH3। NH4 का होल ट्वाइस SO4, कोई भी अमोनियम सॉल्ट NaOH, यहाँ से 2 मोल NH3 आ जाएगा, मैं बैलेंस नहीं कर रहा, प्लस सोडियम अपना सल्फेट बना लेगा, प्लस हाइड्रोजन है पानी आ जाएगा, प्लस H2O। समझे? कोई भी अमोनियम सॉल्ट है, जैसे मैं फिर से लिखता हूँ NH4Cl, अब बेस को बदल रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेक्ड लाइम यूज कर रहा, सेक्ड लाइम यूज कर रहा, रूल तो वही होगा ना, अमोनियम सॉल्ट रिएक्ट विद बेस, अमोनिया, कैल्शियम अपना क्लोराइड बनाएगा प्लस पानी। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ना, ये अमोनिया के प्रिपरेशन का लैब मेथड है। अमोनिया के प्रिपरेशन का कौन सा मेथड है? लैब मेथड है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड देखो, सेकंड मेथड। दूसरा मेथड कहता है कि एनी मेटल नाइट्राइड, किसी भी मेटल का अगर नाइट्राइड हुआ, नाइट्राइड, नाइट्राइड क्या होता है? N3-, और आजाइड क्या होता था? आजाइड होता था N3-। दिस इज आजाइड, दिस इज नाइट्राइड। अगर उस हाइड्राइड की, सॉरी, उस नाइट्राइड की मैं हाइड्रोलिसिस करूं, क्या करूं? हाइड्रोलिसिस, और उसकी रिएक्शन डाइल्यूटेड एसिड के साथ की जाए, हाइड्रोलिसिस करो या रिएक्शन डाइल्यूटेड एसिड के साथ करो। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ऑलवेज अमोनिया गैस रिलीज होगी, ये रूल है। अगेन इट इज अ रूल। अब मैं मेटल का नाइट्राइड यूज कर रहा, AlN, ठीक है? इसकी रिएक्शन पानी के साथ, या फिर इसकी रिएक्शन मैंने डाइल्यूटेड HCl के साथ की। एक नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन चाहिए, देखो NH3 बना, प्लस एल्युमिनियम अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हियर इज अगेन NH3 प्लस एल्युमिनियम का क्लोराइड। कोई कह रहा है कि हम कैल्शियम नाइट्राइड यूज करेंगे, Ca3N2 यूज कर लो, नाइट्राइड कोई भी नाइट्राइड हो, हाइड्रोलिसिस या फिर एसिड के साथ रिएक्शन, एक नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन को 6 हाइड्रोजन, यहां से देखो 2 मोल अमोनिया मिलेगा,
प्लस 3 मोल कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। सेम कहानी यहाँ पर होगी, 2 मोल अमोनिया और 3 मोल कैल्शियम का क्लोराइड। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एल्युमिनियम का नाइट्राइड हाइड्रोलिसिस करने पर कितने मोल अमोनिया, 1 मोल, जबकि कैल्शियम के नाइट्राइड के हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोल अमोनिया मिलती है। कितने मोल, 2 मोल। तो ये मोल पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर, 2 मेथड हो गए। तीसरा मेथड आता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस, अब अमोनिया को इंडस्ट्री में बनाने के 2 मेथड हैं, जिसमें से पहले मेथड का नाम है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस काफ़ी वर्ल्ड फेमस प्रोसेस है। इसे हम साइकोमेट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारा पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। हैबर प्रोसेस क्या है? N2 react with 3H2 in the presence of catalyst Fe, promoter MO, pressure 200 atm and temperature 400 से 500 डिग्री सेल्सियस, तो बनता है अमोनिया गैस। प्लस 46.1 किलो जूल एनर्जी पर मोल रिलीज होती। 1 मोल अमोनिया के लिए इतनी, तो 2 मोल अमोनिया के लिए इसका डबल, उससे मतलब नहीं है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? रिवर्सिबल। तो क्वेश्चन कहता है कि फेवरेबल कंडीशन से बताओ। अरे यार, सांस ले लो भाई। फेवरेबल कंडीशंस बताओ, चलो चालू करो। फेवरेबल कंडीशंस, प्रेशर ले चैटेलियर प्रिंसिपल, या जिसे आप ले चैटेलियर प्रिंसिपल बोलते हो, केमिकल इक्विलिब्रियम, ले चैटेलियर प्रिंसिपल या ली चैटेलियर प्रिंसिपल। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उधर जाती है जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कम होते हैं। इधर गैसेस मोल 4 है, इधर गैसेस मोल्स 2 हैं। प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाओ, रिएक्शन उधर जाएगी जिधर गैसेस मोल्स कम, मतलब फॉरवर्ड जाएगी, मतलब अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी। तो अमोनिया के प्रिपरेशन की फेवरेबल कंडीशन हाई प्रेशर। दूसरी कंडीशन थी टेम्परेचर बढ़ाने पर जिधर हीट लिखी होती रिएक्शन उसके अपोजिट जाती है। हीट प्लस में इधर लिखी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, मतलब अमोनिया डिसोसिएट होगी। डिसोसिएट नहीं कराना, बनाना है, मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना चाहिए। दैट मीन्स कि लो टेम्परेचर। प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। दैट इज हाई प्रेशर लो टेम्परेचर इज अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ये हुआ हैबर प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस देखो, सेकेंड प्रोसेस का नाम है साइनामाइड प्रोसेस। साइनामाइड प्रोसेस, अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोगों ने साइनामाइड को बनाया था। कैसे बना था? CaC2 की रिएक्शन N2 के साथ किया था। CaC2 की रिएक्शन N2 के साथ किया था। क्या बना था? CaCN2 प्लस C, यही साइनामाइड है। इस CaCN2 में स्टीम पास करो, स्टीम। तो एक N को 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 N को 6, मतलब यहाँ 3। थोड़ा सा पैटर्न अलग है बस। 2 मोल NH3 मिलता है, प्लस जो बचा उसको जोड़ के लिख दो, CaCO3। मिल गई अमोनिया। कौन मिल गई? अमोनिया। ठीक है, ओके। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अभी तक आपने प्रिपरेशन पढ़ा, अमोनिया की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। ये अमोनिया जो है ये बेसिक है। सो नेवर dried over concentrated H2SO4, dehydrating a drying agent. It is never dried over P2O5 and anhydrous CaCl2. ये सभी अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाते, इसलिए इनको यूज़ नहीं कर सकते अमोनिया को ड्राई करने के लिए। सो क्विक लाइम इज यूज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्विक लाइम का फार्मूला होता है CaO इज यूज्ड। समझ में आ गया? ठीक है। तो अमोनिया को ड्राई करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? CaO। ये सब यूज़ क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अमोनिया के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। क्लियर? बात करें एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया बेसिक होता है। NH3 पानी के साथ NH4OH बना लेगा, NH4OH माइनस को रिलीज करेगा। क्लियर? तीसरी बात, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट। अब याद रखना कि जो कंपाउंड एज अ रेफ्रिजरेंट यूज हो सकते हैं इन द रेफ्रिजरेटर, दे हैव हाई इंथैल्पी या हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन ज़्यादा होता है, इसलिए जब वो यूज़ किए जाते हैं तो आसपास की बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद वेपराइज होते हैं। तो जहाँ से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे वहाँ का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। तो दैट्स वाई दे यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट।
समझ में आ गया इतना? ठीक है। चौथा, अमोनिया का ऑक्सीडेशन। अभी अभी तो नाइट्रोजन में मैंने आपको पढ़ाया कि अमोनिया N2 में जब ऑक्सीडाइज होता है तो टोटल 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। वही पुरानी कहानी, कुछ नया नहीं है। अगर थोड़ा बहुत नया है तो मैं रिवाइज करा दूंगा। O2, ब्लीचिंग पाउडर, NaOCl, KMnO4, हैवी मेटल ऑक्साइड CuO या फिर PbO, एंड Cl2Br2, स्मॉल अमाउंट ऑफ। क्लियर है? इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको एक बार फिर से रिवाइज करता। अगर मैं O2 की बात करूं, O2 की बात की जाए तो ये जो NH3 है ये O2 से रिएक्ट करके बनाता है N2 प्लस पानी। हो चुकी है रिएक्शन। लेकिन यही NH3 जब O2 से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Pt टेम्परेचर 1100 केल्विन, तो याद करो ये बनाता है NO प्लस H2O। फिर से वही बैलेंस 4 5 4 6। जो थोड़ी थोड़ी सी एक्सेप्शनल रिएक्शंस हैं वो पढ़ाता हूँ मैं। NaOCl ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं, N2 प्लस NaCl प्लस पानी। लेकिन अगर इसमें हमने थोड़ा सा स्टार्च डाल दिया, ये पुरानी है, ये पुराना N2 में हो चुका है, थोड़ा सा स्टार्च डाल दिया, स्टार्च, तो N2 ना बन के हाइड्रोजन बन जाता है, NH2 बाकी सब सेम रहेगा। हैवी मेटल ऑक्साइड के साथ पढ़ चुके, एक बार Cl2 के साथ देख लो। जो Cl2 के साथ है वही Br2 के साथ है। अगर NH3 एक्सेस में है, जो Cl2 के साथ वही Br2 के साथ, तो यहाँ N2 प्लस NH4Cl बनता। नेक्स्ट NH3 प्लस Cl2, अगर Cl2 एक्सेस में हो गया तो ये NCl3 प्लस HCl बनता था। प्रोडक्ट अलग अलग आ रहे हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन I2 के साथ और देख लो। NH3 जब रिएक्ट करता है I2 के साथ तो ये जो NH3 ये Ni3 बनता है, एक्चुअली Ni3 बनता है HI से रिप्लेस, वही जैसे HCl से रिप्लेस NCl3, Ni से HI से रिप्लेस Ni3। लेकिन Ni3 अमोनिएटेड बनता है, इसका नाम है अमोनिएटेड नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड। ये एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इट इज अ एक्सप्लोसिव। और रिएक्शन कंप्लीट करना है तो 3 और ले लो, ये 3HI हो जाएगा। ये अपने आप एक्सप्लोड नहीं होता, जब हम इसे हीट करते हैं तो ये एक्सप्लोड हो जाता है। हीट करने पर एक्सप्लोड होता है, अपने आप एक्सप्लोड नहीं होता। एक्सप्लोड होकर ये बनाता है N2 प्लस I2 प्लस NH4I। क्या बनाता है? N2 प्लस I2 प्लस NH4I। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी। ये जितनी भी रिएक्शंस लिखी हैं ये सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। क्लियर है? छाप लो इन सभी को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद HgCl2 एंड Hg2Cl2। कौन सा पॉइंट आएगा ये? 5वां पॉइंट। रिएक्शन विद HgCl2 एंड Hg2Cl2। ध्यान से देखो, ये जो हमारा HgCl2 है, जब ये रिएक्ट करता है अमोनिया के साथ तो यहाँ से एक Cl एक H भाग जाता है, मतलब Hg NH2Cl प्लस HCl, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। वाइट प्रेसिपिटेट, क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है। वाइट प्रेसिपिटेट बनता है तो ये HgCl2 होगा कि Hg2Cl2 होगा? आंसर HgCl2। क्लियर हुआ इतना? दिस इज मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्या है ये? मर्क्यूरिक क्लोराइड। लेकिन अगर मेरे पास Hg2Cl2 है, दिस इज मर्क्यूरस क्लोराइड, इसको अमोनिया में ऐड किया तो पहले इसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है Hg प्लस HgCl2, दिस इज 0, दिस इज +2। और ये जो HgCl2 अब आया, अब ये अमोनिया से रिएक्ट कर जाएगा ऊपर वाले पैटर्न में, तो ये Hg आ गया, ये Hg आ गया और ये HgCl2 इससे रिएक्ट कर गया तो इसने बनाया Hg NH2Cl प्लस HCl। ये Hg प्लस Hg NH2Cl ये एक ग्रे प्रेसिपिटेट होता है।
तो अगर ग्रे प्रेसिपिटेट आया तो ये Hg2Cl2 होगा। इसका मतलब है कि जो Hg2 आयन है, मर्क्यूरस आयन जो है, अमोनिया ऐड करने पर ये पहले डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है Hg प्लस Hg2 पर, Hg और Hg2 पे। तो ये वाइट प्रेसिपिटेट +2 वाला होगा, ग्रे प्रेसिपिटेट +1 वाला होगा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ओके। इसके बाद आता है टेस्ट ऑफ अमोनिया। अगर हम अमोनिया में HCl डाल दें, पहला टेस्ट, तो NH4Cl का वाइट डेंस फ्यूम्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? वाइट डेंस फ्यूम्स। किसके? NH4Cl के। इसका मतलब है अमोनिया। दूसरा एक होता है नेस्लर रिएजेंट। क्या होता है? नेस्लर रिएजेंट। ये होता है K2HgI4, K2HgI4 का अल्कलाइन सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन? अल्कलाइन सोल्यूशन। तो अमोनिया जब रिएक्ट करता है K2HgI4 के अल्कलाइन सोल्यूशन से, तो हमें मिलता है ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ मिलन्स बेस। ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ मिलन्स बेस प्लस मिलेगा, क्या बोलते हैं, KI। उसकी ज़रूरत नहीं है। ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ मिलन्स बेस क्या होता है? ये कुछ ऐसा होता है, IHgOHgNH2। तो अमोनिया HCl के साथ वाइट डेंस फिल्म से देता है और अमोनिया नेस्लर रीजन के साथ एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो आज के लिए इतना ही। क्लास